हेलो 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 हेलो। चलिए, सबको नमस्कार है, प्रणाम है, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। जैसा कि हमने तुरंत पढ़ा था इसके थ्योरी के बारे में, चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं सीधे एनसीईआरटी के तरफ। ओरिजिनल एनसीईआरटी में किन बातों की चर्चा है, क्या हमने थ्योरी में इन बातों की चर्चा की है या नहीं। चलिए, तो चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं। ये क्लास 9 का अध्याय 13 है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, हम बीमार क्यों होते हैं। तो देखिए देखिए हमने लातूर, भुज, कश्मीर आदि में आए भूकंप अथवा तटवर्ती भाग को प्रभावित करने वाले चक्रवात के विषय में सुना है। आप यह कल्पना करें कि इनके जैसी कितनी संभावित आपदाओं से लोगों का स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होगा। यानी कई जगह चक्रवात आता है, कई जगह भूकंप आता है, इसके बाद चक्रवात भूकंप आने के बाद लोगों का जीवन क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। यदि ये हमारे आसपास घटित हो, इन आपदाओं के वास्तव में घटने के समय हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। आपदा घटित होने के पश्चात, देखिए कोई आपदा हो गया, उसके पश्चात कितने समय तक विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती रहेगी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कहीं कहीं भीषण बाढ़ आ गया, बाढ़ आया, उससे तो भाई जनजीवन प्रभावित होगा ही, लेकिन बाढ़ खत्म होने के बाद भी कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। देखिएगा पटना जैसा शहर में बरसात में एकदम हालत खराब हो जाता है, जहां तहां पानी का जमाव होता है, और जैसे बरसात खत्म होगा बहुत सारी बीमारियां, डेंगू वगैरह तमाम बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए पहली स्थिति में आपदा के समय स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, तथा दूसरी स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी कौन सी समस्याएं उत्पन्न होगी। इस क्रियाकलाप के दौरान हमें यह अनुभव होता है कि मानव समुदाय में स्वास्थ्य एवं रोग एक जटिल समस्या है। देखिए मानव समुदाय में स्वास्थ्य और रोग एक जटिल समस्या है, जिसके लिए एक दूसरे से संबंधित अनेक कारक उत्तरदायी हैं। हम यह भी अनुभव करते हैं कि स्वास्थ्य और रोग का अर्थ स्वयं से बहुत जटिल है। यानी स्वास्थ्य और रोग का जो संबंध का अर्थ है बहुत जटिल है। जब हम पूछते हैं कि बीमारी के क्या कारण है और इसकी रोकथाम कैसे होगी, तो हमें इन अवधारणाओं के अर्थ जानने होंगे। क्या जानने होंगे? अर्थ। तो आइए हम लोग समझते हैं। हम जानते हैं कि कोशिकाएं सजीव की मौलिक इकाई हैं। इस धरती पे जितने भी सजीव हैं, चाहे वो पौधे हो या जानवर हो, सबका शरीर कोशिका का बना होता है। बोलिए सबका शरीर किसका बना है? कोशिका का बना है। कोशिका विभिन्न प्रकार की रासायनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा अथवा लिपिड आदि से बनती है। यानी कोशिका जो है इन सारी चीजों से बनी है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड। यद्यपि चित्र में स्थिर प्रतीत होती है, लेकिन इनमें काफी सक्रियता पाई जाती है। आपको चित्र में लगता होगा स्थिर है, लेकिन काफी इसमें क्या पाई जाती है? सक्रियता पाई जाती है। इसके अंदर कुछ ना कुछ क्रियाएं सदैव होती है। कोशिका एक स्थान से दूसरे स्थान को गतिशील रहती है। कई सारी कोशिकाएं हैं जो गतिशील है। आपको चित्र में लगेगा कि स्थिर है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं गतिशील है। मेरे दोस्त हमारे शरीर के अंदर आरबीसी गतिशील है, डब्ल्यूबीसी गतिशील है, प्लेटलेट्स गतिशील है। यहां तक कि जिन कोशिकाओं में गति नहीं होती है, उनमें भी कुछ ना कुछ मरम्मत का कार्य चलते रहता है। जो कोशिका गतिशील नहीं है, उनमें वो भी कोई ना कोई काम करती है। नई नई कोशिकाएं बनती है। कोशिका विभाजन के बारे में सुने होंगे। हमारे अंगों अथवा ऊतकों में बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं चलती रहती है, जैसे हृदय धड़कता है, फेफड़े सांस लेते हैं, वृक्क में निस्पंदन द्वारा मूत्र बनता है, मस्तिष्क क्या करता है? सोचता है। हर कोशिका का कोई ना कोई काम है। ये सभी क्रियाएं परस्पर संबंधित है। उदाहरण, चलिए ठीक आ गया था। चलिए ये सभी प्रक्रियाएं परस्पर संबंधित है। उदाहरण के लिए यदि वृक्क में निस्पंदन न हो, तो वृक्क विषैले हमारे शरीर में एकत्रित हो जाएंगे। ये किडनी क्या करता है? रक्त को छानता है।
अगर आप खाना खाते हैं, तरह तरह का भोजन लेते हैं, तो उस भोजन से हमें पोषक तत्व तो प्राप्त होता है जो हमें ऊर्जा देता है। लेकिन मेरे दोस्त, उस भोजन से हमारे शरीर में कुछ हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं, और उन्हीं हानिकारक पदार्थों को रक्त से अलग करने का काम करता है किडनी। और ये सारे के सारे हानिकारक पदार्थ, विषैला पदार्थ हमारे यूरिन के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर आते हैं। इस मूत्र का भी निर्माण किडनी करता है, ताकि ये सारे अवशिष्ट पदार्थ को जो रक्त से अलग छान के रखा है, उसे मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है। इस परिस्थिति में मस्तिष्क उचित प्रकार से नहीं सोच सकेगा। अगर आपके शरीर में विषैले पदार्थ का जमाव हो गया, तो मस्तिष्क सही से नहीं सोच पाएगा। विषैले पदार्थ में क्या होता है? अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड। ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन सभी पारस्परिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा तथा कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये कच्चे पदार्थ हमारे शरीर से बाहर से प्राप्त होते हैं, अर्थात कोशिका तथा ऊतकों को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता है। बिल्कुल है भाई, चाहे कोशिका हो या ऊतक हो, उसको कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता है। ऐसा कोई भी कारक जो कोशिकाओं एवं ऊतकों को उचित प्रकार से कार्य करने से रोकता है, वह हमारे शरीर की समुचित क्रिया में कमी का कारण होता है। अगर कोशिका बेचारा कार्य कर रहा है, उस कार्य को करने से कोई रोकता है, तो इसका मतलब हमारे शरीर में जरूर किसी ना किसी चीज की क्या हो रही है? कमी हो रही है। उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर हम स्वास्थ्य और रोग की अवधारणा को समझेंगे। ये स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना क्या होता है। चलिए, स्वास्थ्य का महत्व क्या है? स्वास्थ्य का महत्व क्या है? हम लोग स्वास्थ्य किसे कहते हैं? किसी हम लोग हेल्थ की कैटेगरी में रखेंगे। कैसे व्यक्ति को कहेंगे वो हेल्दी व्यक्ति है? कोई दिक्कत? तो चलिए, हम सभी ने स्वास्थ्य शब्द को सुना होगा तथा इस शब्द का प्रयोग भी हम प्रायः करते हैं। स्वास्थ्य शब्द तो हम लोग सुने होंगे, स्वास्थ्य ही धन है। कोई कहेगा कि गाजर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, कोई कहेगा मूली स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, कोई कहेगा कि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है। तो ये स्वास्थ्य जो शब्द है हम अपने दिनचर्या में डेली सुनते हैं, लेकिन आज हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर स्वास्थ्य होता क्या है। तो देखिए, किसी के जुबान से सुने होंगे कि मेरी दादी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। कई बार लोग पूछेंगे कि तब अपना दादी का हालचाल बताइए, वो कहेंगे मेरे दादी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। हमारे अध्यापक भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं जब कहते हैं कि आपकी अभिवृत्ति स्वस्थ नहीं है। इस स्वस्थ शब्द का आखिर अर्थ क्या है? आखिर इस स्वस्थ या स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, यदि हम इस विषय पर विचार करें तो हमें बोध होगा कि इसका अर्थ अच्छा रहने से है। अगर आप अच्छा है, आपको कोई रोग नहीं है, इसका मतलब आप क्या हैं? स्वस्थ हैं। हम इस अच्छापन का अर्थ प्रभावी कार्य करना सोच सकते हैं। हमारी दादी के लिए बाजार जाना अथवा पास पड़ोस में जाने योग्य होना अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। मान के चलिए, अगर कोई बूढ़े व्यक्ति अपने से चल पा रहे हैं, इधर उधर चल जा रहे हैं, लगन में चल जा रहे हैं, बाजार में चल जा रहे हैं, मेला में चल जा रहे हैं, किसी के बरियात में चल जा रहे हैं, तो समझिए ये दादाजी जो हैं ये स्वस्थ हैं। यदि वे कार्य करने योग्य नहीं है, अगर दादाजी बारात नहीं जा पा रहे हैं, अगर दादाजी लगन में नहीं जा रहे हैं, मार्केट नहीं जा रहे हैं, खेत में नहीं जा रहे हैं, तो समझिए ये हम कह सकते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। जब आपकी रुचि कक्षा में पढ़ने की है तो हम कह सकते हैं कि आपकी अभिवृत्ति ठीक नहीं है, और यदि पढ़ने की रुचि नहीं है तो कहेंगे अभिवृत्ति स्वस्थ नहीं है। अतः स्वस्थ वह अवस्था है, देखिए यहां इसकी सटीक परिभाषा मिल गई। स्वस्थ वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। यानी जो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से पूरी तरीके से मजबूत है, उसे हम लोग हेल्थ की कैटेगरी में रखे थे।
और ये परिभाषा दिया था डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूरी तरह से मजबूत हो उसे हम लोग हेल्थ की कैटेगरी में रखते हैं। किस कैटेगरी में? हेल्थ की कैटेगरी में। अब आई व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। कर है कि व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। कैसे? देखिए, स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन क्षमता की पूर्ण रूपेण समन्वित स्थिति है। तो कोई भी व्यक्ति से स्वतः ही पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं कर सकता है। सभी जीवों का स्वास्थ्य उसके पास पड़ोस अथवा उसके आसपास के पर्यावरण पर आधारित होता है। बिल्कुल, सभी जीवों का स्वास्थ्य उसके आसपास के परिवेश, पर्यावरण पर आधारित होता है। जैसे मान के चलिए अभी हम लोग की तरफ थोड़ा गर्मी हो रहा है, आप चले जाइए शिमला, मनाली, जम्मू कश्मीर, तो वहां का टेम्परेचर यहाँ की अपेक्षा तो बहुत कम होगा। आप यहां से अगर वहां जाते हैं तो हो सकता है आपकी तबीयत बिगड़ जाए, क्योंकि वातावरण में चेंजिंग आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। हम लोग यहाँ के वातावरण में पूरी तरह से ढल चुके हैं, यहाँ के वातावरण के हिसाब से हम लोग ठीक हैं। पर्यावरण में भौतिक कारक आते हैं। उदाहरण, चक्रवात हमारे स्वास्थ्य को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। बिल्कुल, चक्रवात जब आता है ना तो उसमें हमारा स्वास्थ्य बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। लेकिन उसमें भी महत्वपूर्ण यह है कि मानव समाज में रहता है। बिल्कुल, मानव समाज में रहता है, अतः हमारा सामाजिक पर्यावरण हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। हम गांव, कस्बा अथवा शहरों में रहते हैं, स्थानों में हमारे भौतिक पर्यावरण का निर्धारण सामाजिक पर्यावरण द्वारा ही होता है। यानी आपका समाज कैसा है, आपका समाज भी मायने रखता है। अगर समाज आपका बहुत खत्म है तो हो सकता है कि आप उस समाज में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आपका तबीयत बिगड़ जाएगा, आप दिन भर यही सोचेंगे कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, समाज अच्छा नहीं है। सोचिए, कूड़ा करकट उठाने वाली एजेंसी कपड़े का निपटारा न करे तो क्या होगा? शहर में जो कूड़ा का गाड़ी आता है, नगर पालिका वाला, अगर वह कचरा डेली डेली आके नहीं ले जाए तो क्या होगा? सोचिए, यदि नालियां साफ नहीं हो तो क्या होगा? अगर नाली की सही समय पे साफ सफाई नहीं है तो क्या होगा? यदि काफी मात्रा में कूड़ा करकट गलियों में फेंका जाता है अथवा खुले नाले के रुके हुए पानी को स्थिर पड़ा रहता है तो खराब स्वास्थ्य की संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अतः सामुदायिक स्वच्छता व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक जो स्वच्छता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जिस गली में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले की साफ सफाई की जिम्मेदारी उस मोहल्ले के लोग का ही होता है। अब पता चले कि हर मोहल्ला का आदमी पूरा रोड पे कचरा फेंकने लगे, कचरा उठाने वाला कचरा न ले जाए, तो वहां के लोग ही वहां के वातावरण को दूषित करेंगे, और जाहिर सी बात है जब दूषित करेंगे तो बीमारी तो होगा ही। अब आई, पता करें कि आपके स्थानीय प्राधिकरण, नगर पंचायत या नगर निगम ने स्वस्थ जल की आपूर्ति के लिए क्या उपाय किए हैं? क्या आपके मोहल्ले में सभी निवासियों को स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा है? चलिए अब देखिए, हम लोग मेन पॉइंट देखेंगे। देखिए, स्वास्थ्य के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए भोजन आवश्यकता है भाई, भोजन के लिए काम करना पड़ता है। आप बिना काम किए कहां से खाइएगा? आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी के लिए, नौकरी किस लिए करना है भाई? खाने के लिए। पूरी दुनिया तो खाने के लिए मर रही है, हम आपको पढ़ा रहे हैं किस लिए? ताकि हमको दो पैसा मिले, उसी पैसा से हम भोजन ग्रहण करेंगे। तो पूरी दुनिया अगर कमाने के पीछे भाग रही है तो इसका मेन मकसद है भोजन, क्योंकि जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है।
इसके लिए हमें काम करने की अवसर खोजने पड़ते हैं। बिल्कुल, अगर आपका पेट है, अगर आपको खाना खाना है तो जीवन तो बिना खाए चलेगा नहीं, और अगर खाना है तो आपको काम की तलाश करना है। अच्छी आर्थिक परिस्थितियां तथा कार्य भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, अगर आपकी परिस्थिति अच्छी है, आपके पास पैसा वैसा सब है, तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। कई बार देखे होंगे किसी के व्यक्ति के पास ना तो नौकरी है, ना तो उनके पास पैसा है, तो देखिएगा वो बेचारे हमेशा मानसिक तनाव से गुजरेंगे, हमेशा अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, और ये आर्थिक स्थिति का होना भी आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रसन्न रहना आवश्यक है। यदि किसी से हमारा व्यवहार ठीक नहीं है और एक दूसरे से डर हो, तो हमें प्रसन्न तथा स्वास्थ्य नहीं रख सकते हैं। देखिए, खुश रहना भी जरूरी है। किसी से आपका संबंध अच्छा नहीं है, मान के चलिए आप किसी से बतिया रहे हैं बहुत लंबे समय से, अचानक से ब्रेकअप हो गया, सारी जगह से आपको ब्लॉक कर दिया गया, तो देखिए आप डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ाने लगेगा। तो हर व्यक्ति से मिलजुल के रहिए, खुश रहिए। इसलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता बहुत आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य रखना है तो समाज में समानता चाहिए, हर दूसरे से एक दूसरे से मिलजुल के रहना है। हम इसी प्रकार सोच सकते हैं कि अनेक सामुदायिक समस्या हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है। चलिए आगे। चलिए, स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में क्या अंतर है। चलिए, स्वस्थ रहने और रोग मुक्त में क्या अंतर है, तो देखिए, यदि हम इसे स्वस्थ समझते हैं तो रोग अथवा व्याधि क्या है। अगर हम सोचते हैं कि हम स्वस्थ हैं, ठीक है, स्वस्थ हैं, तो फिर रोग किस प्राणी का नाम है। तो देखिए, अंग्रेजी का यह शब्द डिसबेज स्वयं को परिभाषित करता है। इसका मतलब होता है, डिस का मतलब बाधित, वेज का मतलब आराम, यानी रोग का दूसरा अर्थ है असुविधा। यद्यपि इस शब्द के अर्थ का प्रयोग बहुत सीमित है। हम रोग के विषय में तब बात करते हैं जब हमें असुविधा के विशिष्ट कारण का पता होता है। इसका अर्थ यह है बिल्कुल नहीं कि हम इसका सही और अंतिम उत्तर जाने। हम बिना कारण जाने यह कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति प्रवाहिका से ग्रसित है। हम यह सरलता से पाते हैं कि बिना किसी विशेष रोग के भी आप अस्वस्थ हो सकते हैं। अगर आपको कोई रोग नहीं है लेकिन फिर भी आप अस्वस्थ हो सकते हैं। केवल कोई रोग न होने का अर्थ यह नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। नर्तक के लिए अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ कि वह शिष्टापूर्वक अपने शरीर द्वारा विषम परिस्थितियों को मुद्रा अभिव्यक्त कर सके। अगर कोई नर्तक है, डांसर है, तो डांसर के लिए अच्छा स्वास्थ्य क्या है, वह अच्छा से अपना परफॉर्मेंस करे। संगीतकार के लिए इसका अर्थ यह है कि वह लंबा सांस ले सके, जिससे वो अपनी बांसुरी से स्वर को नियंत्रित कर सके। हमें अपनी विशिष्ट क्षमताओं को प्राप्त करने का अवसर भी वास्तविक स्वास्थ्य के लिए क्या है, आवश्यक है। अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम आपको सही से पढ़ा रहे, इसका मतलब मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। अगर सही से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं हर चीज, तो इसका मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस प्रकार हम किसी रोग के लक्षण की अभिव्यक्ति के बिना भी अस्वस्थ हो सकते हैं। यही कारण है कि जब हम स्वास्थ्य के विषय में सोचते हैं तो हम समाज तथा समुदाय के विषय में सोचते हैं, और रोग के विषय में सोचने समय हम सिर्फ अपने बारे में विचार करते हैं। चलिए, अच्छे स्वास्थ्य की दो आवश्यक स्थिति बताइए। रोग मुक्ति की दो आवश्यक परिस्थिति बताइए। क्या उपरोक्त प्रश्न के उत्तर एक जैसे अथवा भिन्न हैं, क्यों? तो इस पे हमने अभी चर्चा किया था। चलिए आगे। चलिए, रोग तथा इसके कारण। तो देखिए, रोग किस तरह के दिखाई देते हैं। आओ रोग के विषय में और अधिक सोचे। पहले यह कि हमें कैसे पता लगता है कि हमें कोई रोग है। कैसे पता चलेगा कि हमें कोई रोग है?
अर्थात कैसे पता चलता है कि शरीर में कुछ दोष है? हमने छठे अध्याय में पढ़ा कि हमारे शरीर में अनेक ऊतक है, जाहिर सी बात है। ये ऊतक हमारे शरीर के क्रियात्मक तंत्रों अथवा अंग तंत्रों को बनाते हैं, जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। हर अंग तंत्र का अपना एक विशेष अंग होता है, जिसका एक विशेष कार्य होता है। जैसे पाचन तंत्र में आमाशय तथा आंत होते हैं, जो हमारे द्वारा खाना खाए गए भोजन को पचाते हैं। पेशियों अथवा अस्थियों से बना पेशी कंकाल तंत्र हमारे शरीर को संभालता है और शरीर को गति करने में क्या करता है? सहायता करता है। जब कोई रोग होता है तो शरीर के एक अथवा अनेक अंग तंत्रों में क्रिया अथवा संरचना यानी खराबी परिलक्षित होने लगती है। अगर कोई रोग होता है तो शरीर में बहुत सारा सिस्टम है जो सही से काम नहीं करता है। ये बदलाव, परिवर्तन रोग के लक्षण दर्शाते हैं। रोग के लक्षण हमें खराबी का संकेत देते हैं। इस प्रकार सिर दर्द, खांसी, दस्त, किसी घाव के पास मवाद आना, ये सभी लक्षण है। इन लक्षणों से किसी न किसी रोग का पता चलता है। अगर ऐसा कोई समस्या दिख गया तो समझिए ये किसी न किसी रोग को क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। लेकिन इनसे यह नहीं पता चलता है कि कौन सा रोग है। अगर किसी का सर दर्द करने लगे, कुछ करने लगे, तो रोग का संकेत है। इसे ही नहीं पता चलेगा कि कौन सा रोग है। कोई दिक्कत? अब आई उदाहरण के लिए सिर दर्द का कारण परीक्षा का भय। अरे अगर सिर दर्द हो जाए तो लोग नहीं कहते हैं कि परीक्षा नहीं दिखा के एकदम सर दर्द हो गया है, क्या पढ़े क्या लिखे कुछ पता नहीं चल रहा है। वरन शोध मेनिंजाइटिस का होना अथवा दर्जनों विभिन्न बीमारियों में से एक हो सकता है। अगर सर दर्द कर रहा है, कई कारण हो सकते हैं सर दर्द के। रोग के चिन्ह वे हैं जिन्हें चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर देखते हैं। लक्षण किसी विशेष रोग के बारे में सुनिश्चित संकेत देते हैं। चिकित्सक रोग के सही कारण को जानने के लिए प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण भी करवा सकता है। बिल्कुल, डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर कुछ टेस्ट भी करवाता है। चलिए, तीव्र, प्रचंड तथा दीर्घकालिक रोग क्या होता है? तो देखिए, रोग की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकती है और कई कारकों पर निर्भर करती है। इसमें सबसे स्पष्ट कारक जिनमें रोग का पता चलता है वह है अवधि। ये अवधि क्या होता है? ये अवधि क्या होता है? तो देखिए, कुछ रोगों की अवधि कम होती है जिन्हें तीव्र रोग कहते हैं। यानी कुछ ऐसा रोग होता है जो हुआ एकदम जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसे रोग को हम लोग तीव्र अवधि कहते हैं। हम सभी ने अनुभव किया है कि खांसी जुकाम बहुत कम अवधि तक रहते हैं। अन्य ऐसे रोग हैं जो लंबी अवधि तक अथवा जीवन पर्यंत रहते हैं। ऐसे रोग को दीर्घकालिक रोग कहते हैं। तो देखिए, रोग दो टाइप का, एक होता है तीव्र रोग, एक होता है दीर्घकालिक रोग। तीव्र रोग का मतलब रोग होगा लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगा। दीर्घकालिक का मतलब रोग हुआ, लंबा खींचेगा, लंबे समय तक आपके शरीर में यह बीमारी रहेगी, उसे दीर्घकालिक रोग कहते हैं। इसका एक उदाहरण एलिफेंटाइटिस। एलिफेंटाइटिस क्या होता है? तो हाथ पांव फूल जाता है, हाथी पांव हो जाता है। अथवा फील पांव रोग, यह भारत के कुछ क्षेत्रों में बहुत आम है। यह रोग जो है यह हमेशा पांव फूल जाएगा हाथी के जैसा। ये बहुत दिन तक होता है। ऐसा नहीं कि हो गया तो ठीक हो गया, नहीं, बहुत लंबा समय तक रहता है। हो सकता है कि पूरा जीवन आपके साथ हो। ऐसे रोग को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घकालिक रोग कहते हैं। कौन सा रोग? दीर्घकालिक रोग। अब भाई, दीर्घकालिक रोग अथवा अस्वस्थता, जैसा कि हम कल्पना कर सकते हैं कि तीव्र तथा दीर्घकालिक रोगों के हमारे स्वास्थ्य पर भिन्न भी प्रभाव पड़ते हैं। कोई भी रोग जो हमारे शरीर के किसी भी भाग के कार्य को प्रभावित करता है तो वह हमारे सामान्य स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि सामान्य स्वास्थ्य के लिए शरीर के सभी अंगों का समुचित कार्य करना आवश्यक है। अगर कोई छोटा सा रोग होता है तो आपके शरीर के स्वास्थ्य पे उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य का मतलब शरीर का हर एक अंग समुचित तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन
तीव्र रोग जो बहुत कम समय तक रहता है उसे सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित करने का समय ही नहीं मिलता, लेकिन दीर्घकालिक रोग हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। जो लंबे समय तक रहता है वह हमारे स्वास्थ्य को क्या करता है, प्रभावित कर सकता है। उदाहरण, सर्दी जुकाम के विषय में सोचो, हम सभी को प्रायः होता रहता है। हम में से अधिकांश लगभग एक सप्ताह में ठीक हो जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर कोई विशेष कुप्रभाव नहीं पड़ता है। सर्दी जुकाम से, सर्दी जुकाम के कारण हमारा वजन भी कम नहीं होता है, हमारी सांस भी नहीं फूलती है, हम सदैव थकान भी महसूस नहीं करते हैं। लेकिन यदि हम दीर्घकालिक रोग जैसा फेफड़ा के क्षय रोग यानी टीबी से संक्रमित हो जाए तो कई वर्षों तक बीमार होने के कारण वजन कम हो जाता है, हम हर समय थकान महसूस करते हैं। यदि आप तीव्र रोग से पीड़ित है तो आप कुछ दिनों के लिए विद्यालय नहीं जा सकते हैं, लेकिन यदि दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हैं तो हमें स्कूल में पढ़ाई को समझने में कठिनाई होगी, हमारे सीखने की क्षमता भी कम हो जाएगी, अर्थात हम काफी समय तक अस्वस्थ रह सकते हैं। किस रोग में? दीर्घकालिक रोग जो लंबे समय तक रहता है। इसलिए दीर्घकालिक रोग तीव्र रोग की अपेक्षा लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक विपरीत प्रभाव बनाए रखता है। तो यहां एक बात समझ में आया कि रोग दो टाइप का होता है, एक होता है तीव्र और एक होता है दीर्घकालिक रोग। एक होता है तीव्र रोग और एक होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घकालिक रोग कहते हैं। चलिए अब है रोग के कारक। रोग के कारक तो देखिए रोग के कारण, रोग के क्या कारण है। तो जब हम रोग के कारण के विषय में सोचते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि इस कारण के बहुत से स्तर होते हैं। आओ उदाहरण ले, यदि कोई छोटा बच्चा पतले दस्त से ग्रसित है तो हम कह सकते हैं कि इसका कारण वायरस है। क्या है? वायरस। इसलिए रोग का तत्कालीन कारण वायरस है। लेकिन अगला प्रश्न उठता है कि वायरस कहां से आता है? वायरस कहां से आता है? मान ले कि हमें पता लगता है कि वायरस दूषित जल पीने से आता है, लेकिन अन्य बच्चों ने भी तो दूषित जल पिया है, तब इसका क्या कारण है कि एक बच्चे को ही दस्त लग गया दूसरे को नहीं? मान के चलिए वायरस दूषित पानी पीने से, मान के चलिए वायरस दूषित पानी में है, पानी तो बहुत लोग पिया, लेकिन उसमें एक ही दो ऐसे लोग हैं जो बीमारी से ग्रसित हो गए, तब इसका क्या कारण है? एक बच्चे को ही दस्त लग गया और दूसरे बच्चे को नहीं। इसका एक कारण यह हो सकता है कि बच्चा स्वस्थ न हो, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा संभव हुआ जब वह बच्चा वायरस के संपर्क में आता है तो वह बीमार हो जाता है, जबकि अन्य बच्चे नहीं। अब प्रश्न उठता है कि बच्चा स्वस्थ क्यों नहीं है? शायद बच्चे का पोषण ठीक नहीं हो और वह पर्याप्त भोजन नहीं करता हो, अतः पर्याप्त भोजन का न होना ही रोग का दूसरा कारण है। पर्याप्त भोजन का न होना ही रोग का दूसरा कारण है। बच्चा पर्याप्त भोजन क्यों नहीं पाता? शायद बच्चे के माता पिता गरीब हो, यह भी कारण हो सकता है। यह भी संभव है कि बच्चे में आनुवांशिक विभिन्नता हो जो वायरस के संपर्क में आने पर पतले दस्त में प्रभावित हो जाता हो। केवल आनुवांशिक विभिन्नता अथवा कम पोषण भी बिना वायरस के पतले दस्त नहीं उत्पन्न कर सकते, लेकिन ये भी रोग के सहयोगी कारण है। आनुवांशिकी रोग भी रोग का कारण होता है। बच्चे के लिए साफ पानी उपलब्ध क्यों नहीं था? शायद जहां बच्चा का परिवार रहता है वहां पे खराब लोक सेवा के कारण साफ पानी उपलब्ध न हो। इस प्रकार गरीब तथा लोक सेवाओं की अनुपलब्धता बच्चे की बीमारी के तीसरे स्तर के कारण है। बच्चा अगर गरीब परिवार से है, उस एरिया में सारी चीज की व्यवस्था न हो, तो यह भी एक कारण हो सकता है रोग का। इस प्रकार अब यह स्पष्ट हो गया कि सभी रोगों के तत्कालीन कारण तथा सहायक कारण होते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के रोग होने के एक नहीं बल्कि बहुत सारे कारण हैं। अब आइए संक्रामक तथा असंक्रामक रोग
क्या होता है। हमने देखा कि जब कभी भी रोग के कारण के विषय में सोचे तो हमें लोक स्वास्थ्य तथा समुदाय स्वास्थ्य संबंधी कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है। हम इस विषय में और चर्चा करते हैं। रोग के तत्कालीन कारणों के विषय में सोचना अच्छा है, क्योंकि ये दोनों विभिन्न प्रकार के होते हैं। रोग के कारण का एक वर्ग है संक्रामक कारक, जो अधिकांशतः सूक्ष्म जीव से होते हैं। वह रोग जिनके तत्कालीन कारक सूक्ष्म जीव हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इसका कारण यह है कि सूक्ष्म जीव समुदाय में फैल सकते हैं और इनके कारण होने वाले रोग इनके साथ फैलता है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? किसी एक व्यक्ति को हुआ और उसके संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आया तो उसको भी हो गया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। इसके विषय में सोचो, क्या रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने पर सभी रोग फैल सकते हैं? ऐसा कौन से रोग हैं जो नहीं फैलते हैं? मनुष्यों में वे रोग कैसे हो जाते हैं जो रोगी के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं? दूसरी तरफ कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक कारक द्वारा नहीं होते हैं। इनके कारण भिन्न होते हैं, लेकिन वे बाहरी कारक जो सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं समुदाय में फैल सकते हैं, यद्यपि वे बहुधा आंतरिक और असंक्रामक है। उदाहरण, कुछ प्रकार के कैंसर आनुवांशिक असमानता के कारण होते हैं। उच्च रक्तचाप का कारण अधिक वजन तथा व्यायाम न करना होता है। आप ऐसे ही अन्य रोगों के विषय में सोच सकते हैं जो संक्रामक नहीं है। चलिए आगे। चलिए अब समझते हैं संक्रामक रोग क्या होता है। तो देखिए, हमने देखा कि सजीव जगत की संपूर्ण हमने देखा कि सजीव जगत की संपूर्ण विविधता को कुछ ही वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। विभिन्न जीवों का वर्गीकरण कुछ गुणों के आधार पर कर सकते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीव इनमें से अनेक वर्गों के अंतर्गत आते हैं। उनमें कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई, कुछ एक कोशिकीय जंतु तथा प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ रोग बहुकोशिकीय जीव जैसे अनेक प्रकार के कृमि से होता है। वायरस से होने वाले रोग सामान्य रोग हैं। वायरस से कौन कौन सा रोग हो जाता है भाई? तो वायरस से होता है खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स। कुछ रोग जैसे कि टाइफाइड बुखार, हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के कारण होता है। कुछ रोग वायरस के कारण, कुछ लोग बैक्टीरिया के कारण। बहुत से सामान्य त्वचा रोग विभिन्न प्रकार के फंजाई द्वारा होता है। फंजाई द्वारा स्किन डिजीज होता है, त्वचा रोग। प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया तथा काला ज्वर। हम आंत कृमि संक्रमण से परिचित है। इसी प्रकार फिलपाओ नामक रोग भी कृमि की विभिन्न स्पीशीज द्वारा होता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है कि हम संक्रामक कारकों के इन वर्गों के विषय में सोचते हैं? क्या उत्तर यह भी है कि ये वर्ग उपचार की विधि निर्धारित करते हैं? इन वर्गों के प्रत्येक सदस्यों के जैविक गुणों में समानता है, जैसे वायरस और बैक्टीरिया। उदाहरण, सभी वायरस परपोषित की कोशिकाओं में रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कमी होता है। वायरस, बैक्टीरिया तथा फंजाई में गुणन अत्यधिक तेजी से होता है। गुणन का मतलब इनमें जनन बहुत तेजी से होता है। देखिए, संक्रमित कोशिका, संक्रमित कोशिका से निकलते हुए सार्क बैक्टीरिया चित्र में तीर द्वारा इंगित किए गए हैं। चित्र में सफेद रेखा 500 नैनोमीटर माप को दर्शाती है, जो 1 माइक्रोमीटर का आधा होता है। 1 माइक्रोमीटर 1 मिलीमीटर के 1,000वें भाग के बराबर है। यह मानचित्र इस बात को दर्शाता है कि हम कितनी सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं। सौजन्य इमर्जिंग इन्फेक्शन डिजीज DCG UAS का जनरल
देखिए 13.1 प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा या निंद्रालु व्यर्धा का कारण है। प्रोटोजोआ जो है ट्रिप्नोसोमा एक सूक्ष्म जीव है जो एक रोग हो जाता है स्लीपिंग सिकनेस का कारण है। ट्रिप्नोसोमा को तस्तरी नुमा लाल रक्त कोशिका के साथ प्रदर्शित किया गया है जिससे आपको उनके आकार का पता चल सके। कॉपीराइट ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा ये किया गया है, फोटो मतलब दिया गया है। आगे लिस्मेनिया, लिस्मेनिया एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिससे कालाजार की बीमारी होती है। बोले कौन सा बीमारी? कालाजार। तो ये लिस्मेनिया का फोटो है। ये देखिए गोल कृमि है, गोल कृमि छोटी आंत में पाया जाता है। देखिए ये गोल कृमि है जो कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में। 4 सेंटीमीटर के स्केल माप का एक वयस्क गोल कृमि के आकार का अनुमान, यानी इसका जो लंबाई होता है 4 सेंटीमीटर होता है। ये सब के सब रोग फैलाते हैं, जबकि तुलनात्मक रूप से कृमि में गुणन मंद होता है। कृमि जो है ये बहुत कम, धीरे धीरे इनमें जनन होता है। वर्गीकरण के अनुसार सभी बैक्टीरिया एक दूसरे से वायरस की अपेक्षा अधिक निकट होते हैं। ऐसा वायरस में भी होता है। इसका अर्थ यह है कि अनेक जैव प्रक्रिया सभी बैक्टीरिया में समान होती है लेकिन वायरस वर्ग से भिन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप औषधि जो किसी वर्ग में किसी एक जैव प्रक्रिया को रोकती है तो उस वर्ग के अन्य सदस्यों पर भी इसी प्रकार का प्रभाव डालेगी, लेकिन वही औषधि अन्य वर्ग से संबंधित रोगाणु पर प्रभाव नहीं डालेगी। हम एंटीबायोटिक का ही उदाहरण लेते हैं। सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। एंटीबायोटिक क्या करते हैं? बैक्टीरिया के जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। उदाहरण, बहुत सारे बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया कोशिका भित्ति नहीं बना सकते हैं और वे सरलता से क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। किसके कारण? एंटीबायोटिक के कारण। मानव कोशिकाएं कोशिका भित्ति नहीं बना सकती है, इसीलिए पेनिसिलिन का प्रभाव हम पर नहीं होता है। पेनिसिलिन सभी बैक्टीरिया को प्रभावित करेंगे जिनमें कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार बहुत से एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की अनेक स्पीसीज को प्रभावित करते हैं, न कि केवल एक स्पीसीज को। लेकिन वायरस में ऐसा मार्ग नहीं होता है। यही कारण है कि कोई भी एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण को प्रभावकारी नहीं है। तो देखिए अगर एंटीबायोटिक दवा खा रहे हैं तो बैक्टीरिया को नाश करता है, वायरस को नहीं। यदि हम खांसी जुकाम से ग्रस्त हैं तो एंटीबायोटिक लेने से रोग की तीव्रता अथवा उसकी समय अवधि कम नहीं होती। यद्यपि वायरस संक्रमित खांसी जुकाम के साथ बैक्टीरिया संक्रमण होता है तब एंटीबायोटिक का उपयोग लाभदायक होगा, लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया संक्रमण पर ही उपयोगी होता है, न कि वायरस पर। अगर बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण है तब आप एंटीबायोटिक दवा को ले सकते हैं, न कि वायरस पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पता कीजिए कि आपके कक्षा में कुछ दिनों पहले कितने विद्यार्थियों को सर्दी जुकाम हुआ था, उनको बीमारी कितने दिन तक थी, इनमें से कितनों ने एंटीबायोटिक का उपयोग किया। अपने माता पिता से पूछो कि आपने एंटीबायोटिक लिया अथवा नहीं। उन्होंने एंटीबायोटिक लिया था, वे कितने दिन तक बीमार रहे हैं। जिन्होंने एंटीबायोटिक नहीं लिया था वे कितने दिनों तक बीमार रहे। क्या इन दोनों वर्गों में कोई अंतर है? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं। कोई दिक्कत? चलिए अब रोग फैलने के साधन क्या क्या हो सकते हैं, हमने सारा चीज थ्योरी में बताया। तो देखिए संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव कारक रोगी से अन्य स्वस्थ मनुष्य तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं, अर्थात वे संचारित हो सकते हैं। अतः इन्हें संचारी रोग कहते हैं। कौन रोग? संचारी। ऐसे रोगों के सूक्ष्म जीव हवा द्वारा फैलते हैं। ऐसा तब होता है जब रोगी मनुष्य छींकता है अथवा खांसी करता है तो उस समय छोटे छोटे बूंदक बाहर निकलते हैं। जब उसके समीप कोई अन्य व्यक्ति हो तो श्वास द्वारा ये बूंदक उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे सूक्ष्म जीवों को नए संक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। यानी वायु द्वारा भी ये सूक्ष्म जीव आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। वायु द्वारा फैलने वाले रोग के उदाहरण कौन कौन है?
खांसी है, जुकाम है, निमोनिया है, क्षय रोग है जिसको टीबी कहते हैं। ये सब वायु से फैलने वाले रोग हैं। हम सभी ने ऐसा अनुभव किया होगा कि जब हम किसी खांसी जुकाम से ग्रस्त व्यक्ति के पास बैठते हैं तो वे हमें भी खांसी जुकाम हो जाता है। जहां पर अधिक भीड़ होती है वहां पर हवा द्वारा फैलने वाले रोग भी अधिक होते हैं। जल द्वारा भी रोग फैल सकते हैं जब संक्रमित रोग यथा हैजा से ग्रसित रोगी के अवशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं, और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने में इस जल को पीता है तो रोगाणु को एक नया पोषी मिल जाता है जिससे वह भी इस रोग से ग्रसित हो जाता है। ऐसे रोग अधिकतर साफ जल पेयजल न मिलने के कारण मिलते हैं। छोटी छोटी बूंद के वायु वेग के साथ मिनटों से घंटों तक वातावरण में प्रभावित होती रहती है। देखिए रोगी छींका ये पूरा एकदम घूमते रहता है वातावरण में, कोई तो मिलना चाहिए जिससे ये क्या करे, उस इंसान में क्या हो जाते हैं, प्रवेश हो जाते हैं। देखिए बड़ी 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 बूंदे कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिर जाती हैं। वायु से वाहित रोगों का संक्रमित रोगी के पास खड़े व्यक्ति के होने की अधिक संभावना होती है। अधिक भीड़ भाड़ वाले एवं कम रोशनदान वाले घरों में वायु वाहित रोग होने की संभावना बहुत अधिक होती है। देखिए लैंगिक क्रियाओं द्वारा दो लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। लैंगिक क्रिया, जब दो लोग आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं फिजिकल अट्रैक्शन होता है, शारीरिक संबंध बनता है। अतः यह आश्चर्यजनक नहीं है कि कुछ सूक्ष्मजीवी रोग जैसे सिफिलिस तथा एड्स लैंगिक संपर्क के समय एक साथी से दूसरे साथी में स्थानांतरित हो जाए। यद्यपि ऐसे लैंगिक संचारी रोग सामान्यतः संपर्क जैसे हाथ मिलाना, गले मिलाना अथवा खेलकूद जैसे कुश्ती अथवा कोई अन्य विधि जिससे हम सामाजिक रूप से एक दूसरे संपर्क में आते हैं से नहीं फैलते हैं। ये बस लैंगिक संपर्क से फैलते हैं। एड्स लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रक्त स्थानांतरण द्वारा भी संक्रमित होता है। जैसे एड्स से ग्रसित व्यक्ति का रक्त स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाए अथवा गर्भावस्था में रोगी मां से अथवा शिशु को स्तनपान द्वारा हो सकता है। हम ऐसा पर्यावरण में रहते हैं जिससे हमारे अतिरिक्त अन्य जीव भी रहते हैं, इसलिए कुछ रोग अन्य जीवों से भी मनुष्य में आ सकता है। ये रोगाणु को रोगी से लेकर अन्य नए पोषी तक पहुंचा देते हैं। अतः ये मध्यस्थ का काम करते हैं जिन्हें रोग वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो पहुंचाता है रोग वाहक कहते हैं। सामान्यतः रोग वाहक का मच्छर एक उदाहरण है। मच्छर की बहुत सी ऐसी स्पीसीज है जिन्हें अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है जिससे कि वे परिपक्व अंडे उत्पन्न कर सके। मच्छर अनेक समतापी प्राणियों जैसे मनुष्य भी शामिल है पर निर्वाह कर सकता है। इस प्रकार वे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को क्या करते हैं? रोग फैलाते हैं। देखिए रोग संक्रामक के सामान्य तरीके, एक व्यक्ति है वायु द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच सकता है। संक्रमित व्यक्ति का कपड़ा का यूज कर रहे हैं, उसके बर्तन का यूज कर रहे हैं, उसके ज्यादा संपर्क में रहते हैं। संक्रमित व्यक्ति को कोई मच्छर काटा, यही मच्छर उड़ के आपको काट लिया। कुत्ता के काटने से रेबीज हो जाता है। देखिए लैंगिक संपर्क के कारण क्या हो जाता है? ऐसे रोग फैलते हैं। अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति क्या होता है? तो देखिए विभिन्न साधनों द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर वे कहां जाते हैं? सूक्ष्मजीव की अपेक्षा शरीर बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे शरीर में बहुत से स्थान अंग उत्तक आदि हैं जहां ये सूक्ष्मजीव जा सकते हैं। क्या सभी सूक्ष्मजीव एक ही अंग अथवा उत्तक में जाते हैं अथवा वे भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हैं? अब आइए सूक्ष्मजीव के विभिन्न स्पीसीज, सूक्ष्मजीव के विभिन्न स्पीसीज शरीर के विभिन्न भागों में विकसित होते हैं। ऐसा चुनाव उनके प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है।
यदि वे हवा से नाक में प्रवेश करे, अगर कोई सूक्ष्मजीव हवा से नाक में प्रवेश करता है तो ये फेफड़ा में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फेफड़ा में। ऐसा बैक्टीरिया से होने वाले क्षय रोग में होता है टीबी। ऐसे बैक्टीरिया से क्या हो जाएगा? टीबी हो जाएगा। यदि वे मुंह के द्वारा प्रवेश करे तो आहार नाल में जाएंगे, जिससे इंसान को टाइफाइड नामक रोग उत्पन्न हो सकता है, अथवा ये यकृत में जाएंगे जिससे हेपेटाइटिस हो सकता है। बैक्टीरिया जो पीलिया यानी लीवर में एक बीमारी हो जाता है पीलिया, जिससे लीवर प्रभावित हो जाता है, लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता है। एचआईवी वायरस जो लैंगिक अंगों द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, लसिका ग्रंथियों में फैलता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव जो मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं वे यकृत में जाते हैं। बोले कहाँ जाते हैं? यकृत। मलेरिया का जो सूक्ष्मजीव है यकृत में जाते हैं। उसके बाद लाल रक्त कोशिकाओं में आते हैं। इसी प्रकार जापानी मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न करने वाला वायरस भी मच्छर के काटने से शरीर में पहुंचता है, लेकिन यह शरीर से कहां पहुंच जाता है? मस्तिष्क में पहुंच जाता है। जिस ऊतक अथवा अंग पर सूक्ष्मजीव आक्रमण करता है, रोग के लक्षण तथा चिन्ह उसी पर निर्भर करते हैं। यदि फेफड़ा पर आक्रमण होता है तब लक्षण खांसी और कम सांस आना होंगे। यदि यकृत पर आक्रमण करता है तब पीलिया होगा। यदि मस्तिष्क पर आक्रमण करता है तो सिर दर्द, उल्टी, चक्कर आना, ये सब कारण हो सकता है। बेहोशी आ सकता है। कोई दिक्कत? यदि हम यह जानते हैं कि कौन से ऊतक अथवा अंग पर आक्रमण हुआ है, उनके क्या कार्य हैं, तो हम संक्रमण के चिन्ह तथा लक्षण का अनुमान लगा सकते हैं। संक्रामक रोग के ऊतक विशिष्ट प्रभाव के अतिरिक्त उनके अन्य सामान्य प्रभाव भी हो सकते हैं। अधिकांश सामान्य प्रभाव इस पर निर्भर करते हैं कि संक्रमण से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील हो जाए। एक सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित ऊतक के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अनेक कोशिका बना लेते हैं। नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को शोध कहते हैं। बोलिए, नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रम को क्या कहते हैं? शोध। इस प्रक्रम के अंतर्गत स्थानीय प्रभाव जैसे फूलना तथा दर्द होना और सामान्य प्रभाव जैसे बुखार होते हैं। कुछ मामलों में संक्रमण विशिष्ट ऊतक अति समान प्रभाव को लक्षित करते हैं। उदाहरण, एचआईवी संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षी तंत्र में जाते हैं और इसके कार्य को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार एचआईवी एड्स से बहुत से प्रभाव इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा शरीर प्रतिदिन होने वाले छोटे संक्रमण का मुकाबला नहीं कर पाता है। हल्के खांसी जुकाम से भी निमोनिया हो सकता है। इसी प्रकार आहार नाल के संक्रमण से रुधिर प्रवाहिका हो सकती है। अतः ये अन्य संक्रमण ही एचआईवी एड्स के रोगी की मृत्यु के कारण बनते हैं। अगर किसी को एचआईवी हो गया तो उसको एक नहीं और भी बीमारी हो सकता है, क्योंकि हमारे प्रतिरक्षी तंत्र को क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। हमें यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि रोग की तीव्रता की अभिव्यक्ति शरीर में स्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि सूक्ष्म जीव की बहुत संख्या कम हो तो रोग की अभिव्यक्ति भी कम होगी। यदि उसी सूक्ष्म जीव की संख्या अधिक होगी तो रोग की अभिव्यक्ति इतनी ही तीव्र होगी, जीवन को भी खतरा हो सकता है। प्रतिरक्षी तंत्र एक प्रमुख कारक है जो शरीर में जीवित सूक्ष्म जीवों की संख्या को निर्धारित करता है। इस विषय में हम अध्याय के अंत में पढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोग जानते हैं उपचार के नियम। जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपके कुटुंब के सदस्य क्या करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप कुछ समय सोने के बाद अच्छा क्यों महसूस करते हैं? उपचार में दवाई का उपयोग कब करते हैं? हम लोग उपचार में दवाई का उपयोग कब करते हैं? अब तक से ज्ञान के आधार पर ऐसा लगता है कि संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय हैं। एक तो यह है कि रोग के प्रभाव को कम कर दे और दूसरा रोग के कारण को समाप्त कर दे। पहले उपाय के लिए हम ऐसा उपचार करते हैं जिसमें लक्षण कम हो जाते हैं। रोग के उपचार में हम लोग एक ऐसा उपाय करते हैं जिसमें रोग के लक्षण पहले क्या हो जाए? कम हो जाए। लक्षण प्रायः शोध के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए हम बुखार, दर्द अथवा दस्त को कम करने के
लिए दवाई का उपयोग करते हैं। हम आराम कर ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य में होने में सहायता करती है। लेकिन इस प्रकार के लक्षण आधारित उपचार स्वयं से संक्रामक सूक्ष्मजीवों को समाप्त नहीं करेंगे और रोग ठीक नहीं होंगे। इसलिए हमें सूक्ष्मजीवों को मारना ही पड़ेगा। हम सूक्ष्मजीवों को कैसे मारते हैं? सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए एक विधि है, औषधि का उपयोग करना। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्मजीव विभिन्न वर्गों में आते हैं। ये हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई अथवा प्रोटोजोआ। जीवों के प्रत्येक वर्ग में कुछ आवश्यक जैव रासायनिक जैव प्रक्रियाएं होगी जो इस वर्ग के लिए विशिष्ट होगी और अन्य वर्ग के लिए नहीं होगी। ये प्रक्रियाएं नए पदार्थ बनाने के विभिन्न चरण अथवा श्वसन हो सकती है। इन मार्गों का उपयोग हम नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए हमारी कोशिका ऐसे प्रक्रम से नए पदार्थ बनाती है जो बैक्टीरिया के प्रक्रम से क्या होता है? भिन्न होता है। हमें ऐसी औषधि का उपयोग करना है जो हमारे शरीर को प्रभावित किए बिना ही बैक्टीरिया के संश्लेषी मार्ग को क्या कर सके? रोक सके। ऐसा एंटीबायोटिक से संभव है। इसी प्रकार कुछ ऐसी औषधियां हैं जो मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ को क्या कर देती है? मार देती है। एंटीवायरल औषधि का बनना एंटीबैक्टीरियल औषधि बनाने की अपेक्षा कठिन है। इसका कारण है बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है, जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारे मशीनरी का उपयोग करते हैं। इसका अर्थ यह है कि आक्रमण करने के लिए अपेक्षाकृत कम वायरस विशिष्ट लक्षण होते हैं। इन सीमाओं के बावजूद हम प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियां भी उपलब्ध है जो वायरस को मारेगी। उदाहरण के लिए HIV संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए औषधि। चलिए, निवारण के सिद्धांत। अभी तक हमने यह पढ़ा कि किसी व्यक्ति में कोई रोग है तो संक्रामक से कैसे छुटकारा मिल सकता है। संक्रामक रोगों से छुटकारा पाने की 3 सीमाएं हैं। पहली यह कि यदि कोई एक बार बीमार हो जाए तो उसके शारीरिक कार्यों को बहुत हानि होती है और वे पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं होते हैं। दूसरी तरफ यह उपचार में लंबा समय लग सकता है, अर्थात सही उपचार होने पर भी रोगी को बिस्तर पर लंबे समय तक आराम करना पड़ सकता है। तीसरी यह है कि संक्रमित रोगी अन्य व्यक्तियों में रोग को फैलाने का स्रोत बन जाए। इससे उपरोक्त कठिनाइयां और बढ़ जाएगी। इसलिए रोगी का निवारण उपचार से अच्छा होता है। हम रोगों का निवारण कैसे कर सकते हैं? इसकी 2 विधि है, एक सामान्य और दूसरा रोग विशिष्ट। संक्रमण से बचने की सामान्य विधि है रोगी से दूर रहे। इससे हम संक्रामक सूक्ष्म जीवों से बचाव कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है उससे दूर रहिए तो इससे आप बच सकते हैं। यदि हम उनके फैलने की विधियों को जानते हैं, हमें बड़ी सुगमता होगी। वायु द्वारा फैलने वाले सूक्ष्मजीव से बचाव के लिए हम खुले स्थान में रहें और भीड़ भाड़ स्थानों पर न जाएं। जलोढ़ यानी जल द्वारा फैलने वाला जो सूक्ष्मजीव है, इसके बचने के लिए साफ पानी पिए। इसके द्वारा पानी में स्थित सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए उपाय कर सकते हैं। रोगवाहक सूक्ष्मजीव सूक्ष्मजीवों से बचने के लिए हमें साफ पर्यावरण में रहना चाहिए। ऐसा वातावरण में मच्छर नहीं उत्पन्न होते, अर्थात संक्रामक रोगों से बचने के लिए स्वच्छता आवश्यक है। पर्यावरण से संबंधित विषय के अतिरिक्त संक्रामक रोगों से बचने के और भी अन्य समान नियम हैं। नियमों की बात करने से पहले हम एक प्रश्न पूछते हैं जिसकी ओर अभी तक ध्यान नहीं गया है। प्रायः हम प्रतिदिन संक्रमण से गुजरते हैं। यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी खांसी जुकाम से पीड़ित है तो ऐसा संभव है कि उसके आसपास के विद्यार्थी भी संक्रमित हो जाए, लेकिन हम भी वास्तव में रोग से पीड़ित नहीं होते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता? इसका कारण यह है कि हमारे शरीर में स्थित प्रतिरक्षी तंत्र जो रोगाणु से लड़ता रहता है। हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं होती है जो रोगाणुओं को मार देती है। हमारे शरीर में जैसे ही कोई संक्रामक रोगाणु आता है, ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं यदि वे मार देती है तो हमें रोग नहीं होता है। प्रतिरक्षी कोशिकाएं संक्रमण को फैलने से पहले ही समाप्त कर देती है, जैसा कि हमने पहले देखा है। यदि रोगाणु की संख्या नियंत्रित हो जाती है तो रोग की अभिव्यक्ति भी बहुत कम होती है।
अर्थात संक्रामक रोग से अगर आपको कोई गंभीर बीमारी हो गया तो इसका मतलब आपका प्रतिरक्षी तंत्र क्या है, कमजोर है। प्रतिरक्षी तंत्र हमारे शरीर में स्थित अन्य तंत्रों की तरह सफल नहीं होता है यदि हमें पर्याप्त भोजन अथवा पोषण प्राप्त न हो। इसलिए संक्रामक रोग से बचने के लिए दूसरी मूल आवश्यकता है उचित मात्रा में सबके लिए भोजन उपलब्धता। ये संक्रमण से बचने की विधियां हैं। विशिष्ट विधियां क्या है? ये प्रतिरक्षी तंत्र के विशिष्ट गुणों से संबंधित है जो प्रायः रोगाणु से लड़ते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। इन दिनों सारे विश्व में चेचक नहीं है। बोलिए अभी क्या है? चेचक नहीं है। लेकिन 100 वर्ष पहले चेचक महामारी बहुत अधिक थी। 100 वर्ष पहले चेचक महामारी बहुत ज्यादा थी। 100 वर्ष पहले चेचक महामारी बहुत ज्यादा थी। ऐसी स्थिति में लोग रोगी के पास आने से डरते थे क्योंकि उन्हें डर होता था कि उन्हें भी चेचक न हो जाए। लेकिन एक ऐसा भी वर्ग था जो चेचक से नहीं डरता था। यह वर्ग चेचक के रोगी की सेवा करता था। यह वह वर्ग था जिन्हें बहुत भयानक चेचक हुआ था लेकिन फिर भी जीवित रहे, लेकिन उनके शरीर पर चेचक के बहुत सारे दाग थे। अर्थात यदि आपको एक बार चेचक हो जाए तो आपको चेचक रोग पुनः होने की संभावना नहीं होती है। इसलिए एक बार रोग होने पर उसी रोग से बचने की यह एक विधि है। ऐसा इसलिए होता है जब रोगाणु प्रतिरक्षी क्षमता पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षी तंत्र रोगाणुओं के प्रति क्रिया करता है और फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है। इस प्रकार जब वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आता है तब पूरी शक्ति से उसे क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। यह प्रतिरक्षाकरण के नियम का आधार है। अब हम कह सकते हैं कि टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षी तंत्र को मूर्ख बना सकते हैं। वह उन रोगाणुओं की नकल करता है जो टीके द्वारा शरीर में पहुंचते हैं। यह वास्तव में रोग नहीं करते, लेकिन यह वास्तव में रोग करने वाले रोगाणुओं को उसके बाद रोग करने से रोकते हैं। यानी टीका क्या है? हम लोग जो इंजेक्शन लेते हैं, जो टीकाकरण लेते हैं, ये इससे भी हम लोग रोगाणु को भेजते हैं, लेकिन ये रोग नहीं फैलाते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर के अंदर जाते हैं तो उसको मारने में ये अपना योगदान देते हैं। देखिए प्रतिरक्षा क्या होता है। परंपरा के अनुसार भारतीय तथा चीनी चिकित्सीय तंत्र में कभी कभी जानबूझकर चेचक से पीड़ित व्यक्ति तथा स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा को आपस में रगड़ते थे। उन्हें इससे ऐसी आशा थी कि इसके कारण से चेचक के मंद रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोग की प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देंगे। 200 वर्ष पूर्व एक इंग्लिश चिकित्सक जिनका नाम था एडवर्ड जेनर ने पता लगाया कि ग्वाले जिन्होंने गो चेचक हुई थी उन्हें महामारी के समय भी चेचक नहीं हुई। गो चेचक मंद रोग है। जेनर ने जानबूझकर लोगों को गो चेचक दिया, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। उन्होंने पाया कि अब वे लोग चेचक के प्रतिरोधी हैं। इसका कारण यह है कि चेचक का बैक्टीरिया गौ चेचक के वायरस का निकट संबंधी है। लैटिन में काउ का अर्थ है वक्का तथा काउ पॉक्स का अर्थ है गौ चेचक। वैक्सीन या इस आधार पर वैक्सीन अर्थात टीका शब्द आया, जिसका हम आजकल उपयोग करते हैं। पूछेगा कि टीकाकरण की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। ऐसे बहुत से टीके आजकल उपलब्ध हैं जो संक्रामक रोग के निवारण करते हैं और रोग निवारण का विशिष्ट साधन प्रदान करते हैं। टिटनेस, डिप्थेरिया, कुकर खांसी, चेचक, पोलियो आदि के टीके उपलब्ध हैं। यह बच्चों की संक्रामक रोगों से रक्षा करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम है। सरकारी अस्पताल में सारे के सारे टीके मौजूद हैं। ऐसे कार्यक्रम सभी सफल होते हैं जबकि ऐसी स्वास्थ्य सुविधा सभी बच्चों को प्राप्त हो। क्या आप इसका कारण सोच सकते हैं ऐसा क्यों होना चाहिए? हेपेटाइटिस के कुछ वायरस जिससे पीलिया होता है, पानी द्वारा संचारित होता है, हेपेटाइटिस ए के लिए टीका उपलब्ध है। लेकिन देश के अधिकांश भागों में जब बच्चे की आयु 5 वर्ष हो जाती है तब वह हेपेटाइटिस ए के प्रति प्रतिरक्षी हो चुका होता है। इसका कारण यह है
कि वह पानी के द्वारा वायरस के प्रभाव में आ चुका है, इन परिस्थितियों में आप टीका लगवाएं। चलिए, तो ये बात है बीमारी के बारे में, हम बीमार क्यों होते हैं। तो चलिए, ये चैप्टर आपका होता है समाप्त।